हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 बंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम क्लास 8th का विज्ञान को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने आपको 4 चैप्टर करा दी थी। आज हमारा 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आपको पता होगा, अगर आपने बीपीएससी टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा बीपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन को एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी बेस्ड ही पूछता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आप आखिरी टाइम तैयारी में हैं तो आप एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी बुक्स को ही सॉल्व करें, क्योंकि वहीं से ही आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब बीपीएससी जो है ना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो ये वीडियो है हमारी, ये पीआरटी के लिए है, 6 से 8 के लिए है, 9 से 12 के लिए, सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और आप समझेंगे, आप इजीली ही क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं उन्हीं पॉइंट को देखते हुए चलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी पूरा चैप्टर आपको हम रिवीजन नहीं करवाएंगे। जो केवल आपकी परीक्षा में आने की संभावना है वही वही चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और आप इजीली ही हर एक चैप्टर को छू पाएंगे और इजीली आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास वनोन्मूलन। ठीक है, एवं इसके कारण। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके ऑप्शन में वनोन्मूलन, आपको ऑप्शन में बहुत जगह ये ऑप्शन दिया रहता है वनोन्मूलन। तो इसको पहले समझते हैं कि वनोन्मूलन होता क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आपसे ये कहीं ऑप्शन भिड़ जाता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना पाएँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं और ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज इन जीवों का अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो मनुष्य है या जो पर्यावरण है उसके लिए जो है ना वनोन्मूलन जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ठीक है, अच्छा ये खतरा क्यों बन गया है इसको देखते हैं। तो लिखा है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि एवं अन्य कार्यों में उपयोग करना। जैसे कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े वन हैं इनको काट के मैदान किया जा रहा है खेती करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, फैक्ट्रियों बनाने के लिए। तो ऐसे जब किया जाता है तो इसी को हम लोग वनोन्मूलन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब कटाई होती है तो सबसे पहले क्या, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर कटाई की जाती है बड़े बड़े वनों की, और घर या कारखाने बनाने के लिए वनों की बहुत बड़ी स्तर पर कटाई की जाती है। ठीक है, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा बहुत से फर्नीचर बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, उनकी लकड़ी निकाला जाकर और फर्नीचर बनाया जाता है। तो जब ये सब कटाई होती है तो इन्हीं सबको वनोन्मूलन कहते हैं, हम इसको वनोन्मूलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आता है दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में आग का लगना। ठीक है, दावानल और भीषण सूखा, और कभी कभी बारिश ना होती और जंगलों में सूखा पड़ जाता है, उस कारण भी वनोन्मूलन होने का जो है ना उसको हम लोग प्राकृतिक कारक कह सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई है या आग लग गई है, ठीक है, तो ऐसे जो कारक होते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक कारक कहते हैं। तो ये सब जो कारक हैं ये आपके वनोन्मूलन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। वनोन्मूलन से एक और जहाँ वर्षा की कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वनोन्मूलन जो होता है उससे ज़्यादातर या तो फिर वर्षा की कमी हो जाती है या तो फिर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये वनोन्मूलन के भी कारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, सबसे पहले आता है जैवमंडल। ठीक है, तो जैवमंडल क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य होते हैं, तो इसी को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल क्या होता है, जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जो मंडल है उसको हम लोग जैवमंडल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक पॉइंट और आता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों एवं प्रजातियों एवं उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जो होता है वही हमारा जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं या जंतु हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे हैं, इन तीनों चारों चीज़ों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। इसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण।
ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट दिया गया है, इसको देखते हैं। वनस्पति जात मतलब कि जो वनस्पति होते हैं या पेड़ पौधे जिसको कह सकते हैं हम लोग, और प्राणी जात मतलब मनुष्य हो गया, जीव जंतु, ये जानवर हो गया, जैसे ये प्राणी जात के अंदर, वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे घास फूस ये सब आते हैं, और प्राणी जात के अंदर जानवर आते हैं, इंसान आते हैं, कुत्ता बिल्ली से ये सब आते हैं। उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें हम लोग वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्र उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो वनस्पति जात होता है मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, जो प्राणी जात होता है जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, जानवर हो गया, उनके आवासों के संरक्षण है तो कुछ क्षेत्र जो है ना चिन्हित किए थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है, कुछ राष्ट्र उद्यान में रहते हैं और कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषेध है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें हैं ये सब निषेध है इन क्षेत्रों में। ठीक है, जो ये क्षेत्र होते हैं मतलब कि वन्य जीव अभयारण्य होता है, राष्ट्र उद्यान होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है ना आप वृक्षारोपण, ठीक है, कृषि या चारागाह, वृक्षों की कटाई या शिकार, खाल प्राप्त करने या शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मारेंगे। वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? जब वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से जो है सुरक्षित रहते हैं, वो वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। फिर राष्ट्र उद्यान क्या होता है? राष्ट्र उद्यान होता है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र तथा निबोध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग राष्ट्र उद्यान कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र उद्यान किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई भी जीव जो है ना बहुत ही सुरक्षित और खुले आवास में मतलब प्राकृतिक वातावरण में आराम से घूम सकता है और रह सकता है, उसी को हम लोग राष्ट्र उद्यान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर अगला आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या होता है? ये होता है वन्य जीवन, पौधे और जंतुओं संसाधनों, ठीक है, वन्य जीवन और पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे वन्य जीव हो गए, पौधे हो गए या जंतु संसाधन हो गए, उस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनकी परंपरा के ढंग से जो जीवन यापन है, जो विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे जो क्षेत्र संरक्षित रहता है उसी को हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पूरा समुदाय काम करता है, जैसे आदिवासी हो गए, जीव हो गए, पौधे हो गए, सब एक साथ एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये एक पॉइंट दिया गया, इसमें आपको भेद करना है, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, सिल्वर फर्न हो गया, अर्जुन हो गया, इत्यादि जो है ये वनस्पति जाति है। ठीक है, क्या है? वनस्पति जाति के हैं। फिर आता है चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गया, बार्किंग हो गया, हिरण हो गया, चीतल हो गया, तेंदुआ हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब जो है ना पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जाति हैं। ठीक है, क्या है? प्राणी जाति हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वनस्पति जाति के अंतर्गत क्या क्या आता है? वनस्पति जाति के अंतर्गत साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति आते हैं। और जो चिंकारा, नीलगाय और गाय हो गया, हिरण हो गया, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता या भेड़िया हो गया, ये सब आते हैं आपके किसके? प्राणी जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब हैं जीव, जो जंगली कुत्ता हो गया, चीतल हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब फिगर में आपको दिख रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति देखते हैं। ठीक है, देखिए विशेष क्षेत्र प्रजाति क्या चीज़ होती है इसके बारे में देखते हैं। देखें, पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे कोई पौधा हो गया या जंतु हो गया या कोई स्पीसीज हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब जैसे आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो बिहार को छोड़ के अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है, मतलब कोई विशेष चीज़ होगी जो आपके बिहार में नहीं होगी। तो वो जो चीज़ आपको अलग चीज़ मिलती है देखने को, उसे हम लोग विशेष क्षेत्र स्पीसीज के अंदर अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे ही इसमें भी कहा गया है कि पौधे जंतुओं को ले करके अगर हम चलते हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो विशेष क्षेत्र होता है या विशिष्ट रूप में से जो पाई जाती हैं उस स्थान पे, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जो चैप्टर का जो वो प्रोफेसर था उसने जो बच्चों को बताया था वो इसने यही बताया था कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ
वन्य प्राणी मतलब जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसे हम लोग वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ आरक्षित वन होते हैं जहाँ पे कुछ वन्यजीव प्राणी मतलब वन्यजीव या कह सकते हैं कुत्ता बिल्ली शेर जो भी जीव होते हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, उन्हीं को हम लोग वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन एक बार बीपीएससी ने पूछा था। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन जंतु हैं जैसे कि, ठीक है, कुछ जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल संकटापन्न है मतलब बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उनमें से कौन कौन से हैं? पहला तो काले हिरण जो है वो समाप्ति की ओर है। श्वेत आंखों वाले हिरण भी आपके समाप्ति की ओर है। हाथी भी समाप्ति की ओर है। सुनहरी बिल्ली भी है। गुलाबी सिर वाली बतख भी है। घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ तथा अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य जीव प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। ठीक है, ये जो है सब संकटापन्न है, इस वजह से इनको जो है ना आपको वन्य जीव अभयारण्य में इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय अभयारण्य जो होते हैं उसमें जो है ना दृश्य भूमि होते हैं, बड़े समतल वन होते हैं तथा पहाड़ी वन भी होते हैं, बड़ी नदियाँ होती, डेल्टा होती, झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये सब आपको भारतीय वन्य अभयारण्यों में मतलब भारतीय वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। फिर आता है राष्ट्र उद्यान। राष्ट्र उद्यान क्या होता है? सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था। ठीक है, ये चैप्टर में दिया गया, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखा था सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान। ठीक है, क्या लिखा था? सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? जो मगर मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान कैसा क्षेत्र है, आपको दे देगा ऑप्शन में वन्यजीव अभयारण्य है या आरक्षित क्षेत्र है, तो आपको बताना रहेगा। तो अगर आपको पता है कि ये आरक्षित क्षेत्र है तो आप इजिली इसको बता पाएंगे। ठीक है, तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें हम लोग राष्ट्र उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग राष्ट्र उद्यान कहते हैं। यहाँ वनस्पति जात तथा प्राणी जात तथा दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत का सबसे पहला आरक्षित वन कौन सा है, तो देखिए ये पॉइंट आपका दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि सतपुड़ा जो है ना राष्ट्र उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म के टीके या सागौन इस वन में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी किस्म के या बहुत ही बेहतरीन या सर्वोत्तम किस्म के जो सागौन होते हैं उनके वन इसी आपको सतपुड़ा जो है ना राष्ट्र उद्यान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे? सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान में देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हम लोग बाघ परियोजना लागू करते हैं। ठीक है, बाघ परियोजना जैसे संरक्षित हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे बच्चे बढ़े और बोर्ड दिखाई दिया कि लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखा था? सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो माधव जी ने बताने लगे कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना शुरू करी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ना शेरों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना या बाघों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करी गई, तो आपको पता होना चाहिए एक तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, दूसरी बाघ परियोजना शुरू करी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट आता है रेड डाटा बुक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, टायर 2 में पूछा गया था शायद क्वेश्चन, मुझे याद है टायर 2 में पूछा गया था। रेड डाटा बुक विशालकाय पांडा जो पूछा गया था वो इसी से आपका संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। फिर रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाते हैं और उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक जो होती है वो वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक कौन सी होती है? तो रेड डाटा बुक वह बुक होती है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे हों, जंतुओं हों या अन्य स्पीसीज की अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप कंप्यूटर पर ये आप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो अलग चीज़ है, आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि जो संकटापन्न जीव होते हैं उन्हीं को हम लोग रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये संकटापन्न जीव जो होते हैं उनको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहला आता है वन्य प्राणी अभयारण्य। फिर राष्ट्र उद्यान आता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण एवं परीक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो वन्यजीव अभयारण्य है या राष्ट्र उद्यान है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपके क्या करते हैं? ये आपके वन तथा वन्य प्राणी मतलब वन हो गए,
पेड़ पौधे हो गए, और वन्य प्राणी मतलब जो जंगल में प्राणी या जीव जंतु रहते हैं उनके संरक्षण और परिरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अभयारण्य जो होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता का अर्थ होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है जैव विविधता? जैव विविधता होता है विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों के विभिन्न किस्में होती है, कि मतलब एक कोई विशेष क्षेत्र हो जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ऐसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जाति और प्राणी जात से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ के जो सभी पौधे हैं और जंतु हैं तथा वनस्पति जाते हैं या प्राणी जाते हैं, उन्हीं के नाम से वो क्षेत्र या एरिया जाना जाने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई विशेष स्पीसीज है या कोई विशेष जानवर है तो वो आपको किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलेगा, बाकी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है संकटापन्न स्पीसीज। वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं। तो संकटापन्न स्पीसीज क्या होते हैं? जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं उन्हें हम लोग संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड डाटा बुक जो होती है वो आपका क्या करती है? वो संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक का कार्य क्या है, आपको ऑप्शन में दे लगता है कि इसको संरक्षण मतलब वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण करना, तब वन्य जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका काम होता है जो संकटापन्न जीव होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, संकटापन्न जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास संकटापन्न नहीं दिया है, ऐसे ही दे देगा कि जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखना, तो आप गलत कर देंगे। जिसमें लिखा होगा कि संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखना, तभी आप इसको टिक मारेंगे। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज बचत तथा उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है जो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम वृक्ष है या ऊर्जा है या पानी की बचत करने के लिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए और पुनः उपयोग के लिए पुनः उन्हें चक्रण करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं पुनः वन रोपण क्या होता है। पुनः वन रोपण क्या होता है? नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को रोपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुनः वन रोपण क्या होता है? नष्ट किए गए वन, मतलब पुनः रोपण क्या होता है? अगर कोई वन हम काट दिए हैं, ठीक है, उनको पुनः स्थापित करने के लिए जो हम नए पौधे उसके स्थानों पर या किसी दूसरे स्थान पर लगाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग पुनः वन रोपण कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आज का पूरा ये चैप्टर था हमारा, जिसको हमने बहुत ही कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा सकें, क्योंकि ये मैटर जो है ना बिल्कुल कहानी के तौर पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको कहानी के तौर पे ही समझना ज़्यादा ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे आपका चैप्टर जो है ना क्लास मतलब ये आपका 5th चैप्टर था, और क्लास 8th का 7th चैप्टर हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब जो शाम को आपकी 5 बजे क्लास होगी उसमें हम आपको जो साइंस की पहले कह रहे थे कि 2 क्लासें, एक सुबह 9 बजे और एक 5 बजे प्रोवाइड कराया जाएगी। अब मैंने सोचा है कि क्लास 8th का मैं सामाजिक अध्ययन भी चालू करूँ। इस प्रकार से मैं जो सुबह की क्लास है उस सुबह की क्लास में आपको मैं साइंस का मतलब सुबह आपको कक्षा 8 की साइंस की क्लास दूंगा। ठीक है, और शाम को जो है ना सामाजिक अध्ययन मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपको मैं शाम को 5 बजे जो है ना सामाजिक अध्ययन की क्लास दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, जिसमें हम क्लास 8th के सामाजिक अध्ययन को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 12 बंकी 26 58 34। इसको ज्वाइन करिए, आपको फ्री पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि बीपीएससी के पेपर से पहले आपको हम सारा मैटर प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।